हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बफेलो ब्रीड्स यानी कि भैंसों की नस्लें। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया गायों की नस्लें वाला। आज हम पढ़ेंगे बफेलो ब्रीड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग डालिए बफेलो ब्रीड्स। बफेलो ब्रीड्स क्लासिफिकेशन। तो हम बफेलो ब्रीड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने गायों में पढ़ा था कि गायों का जगत कौन सा है, कौन से संघ से है, उनका क्लास क्या है, कुल क्या है। उसी प्रकार इसमें भी इसका जो स्टार्टिंग के वो 5 टॉपिक बताए तो सबसे अहम ही है। बाकी इसका जो जीनस वंश और स्पेसीज जो जाति है वो अलग अलग है। तो एक बार इन सबको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा किंगडम, ये कौन से जगत से है। किंगडम। तो जो भैंस है वो कौन से जंतु जगत का प्राणी है। तो गाय भैंस बैल बकरी इन सबका सेम ही था। तो ये हो जाएगा एनिमेलिया। यानी कि जो भैंस है वो जंतु जगत का प्राणी है, तो इसका जो किंगडम जो जगत है वो हो जाएगा एनिमेलिया। तो ये हो जाएगा इसका जो जगत है भैंस का वो हो जाएगा एनिमेलिया। इसके बाद में इसका जो पाइलम संघ है। पाइलम संघ ये क्या हो जाएगा, कार्डेटा। ये हो जाएगा कार्डेटा। इसके बाद में इसकी जो क्लास है वो हो जाएगी मैमलिया। नेक्स्ट क्लास। तो इसकी जो क्लास वर्ग है ये हो जाएगी मैमलिया। इसके बाद में जो इसका ऑर्डर गण है, ये हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। 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 इसके बाद में इसकी जो फैमिली है, इसका जो कुल है वो हो जाएगा बोविडी। ये इसका कुल हो जाएगा बोविडी। स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है ये गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में सेम ही है। बाकी इनकी जो स्पेसीज जाति और जो इसका जो जीनस वंश है वो अलग अलग है। तो इनका जो किंगडम जगत है यानी कि जो जंतु जगत का प्राणी है भैंस। इसके बाद में इसका जो पाइलम है वो संघ हो जाएगा कौन सा, कार्डेटा। इसके बाद में इसकी जो क्लास वर्ग है वो हो जाएगी मैमलिया। ऑर्डर इसका जो गण हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला और जो फैमिली कुल है वो हो जाएगा बोविडी। इसके बाद में इसका जो जीनस है, जीनस का मतलब होता है वंश। तो इसका वंश हो जाएगा बुबेलस। भैंस को इंग्लिश में कहा जाता है बफेलो, बफेलो से हो जाएगा बुबेलस। और इसकी जो स्पेसीज जाति है वो जाएगी कौन सी, बुबेलस बुबेलस। इसकी जाति हो जाएगी कौन सी, बुबेलस बुबेलस। ये हो जाएगी बुबेलस बुबेलस।
बुबेलस, बुबेलस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भैंस है उसका वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, कुल कौन सा है, कौन से वर्ग के अंतर्गत आती है, संघ क्या है। तो भैंस का जो किंगडम जगत है वो हो जाएगा एनिमेलिया, पाइलम संघ हो जाएगा कार्डेटा, इसकी जो क्लास है वो हो जाएगी मैमलिया, और जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला, फैमिली कुल हो जाएगा बोविडी, जीनस इनका जो वंश है वो हो जाएगा बुबेलस, और जाति हो जाएगी बुबेलस बुबेलस। तो यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये है बफेलो ब्रीड्स क्लासिफिकेशन, यानी कि भैंसों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है, ये गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में क्या है, सेम है। बाकी इनका जो जाति और वंश वो अलग अलग है, बाकी इनका जो जगत फैमिली वो सब सेम है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भैंसों की शब्दावली, यानी कि जो वयस्क भैंस है उसको क्या कहा जाता है, वयस्क। तो हेडिंग डाले भैंसों की शब्दावली। भैंसों की शब्दावली। तो आज हम पढ़ेंगे भैंसों की शब्दावली, यानी कि जो भैंसों में वयस्क नर होता है उसे क्या कहा जाता, तो उसे कहा जाता बुफेलो का, बफेलो बुल। उसके बाद में जैसे कि वयस्क मादा होती है उसे क्या कहा जाता, उसे कहा जाता बफेलो। तो जो इसकी जो बेसिक शब्दावली है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा, भैंसों में जैसे वयस्क नर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा बफेलो बुल। और अपने जो देसी भाषा में बफेलो बुल को क्या कहा जाता है, पाडा। तो वयस्क नर को कहा जाता है बफेलो बुल। जैसा कि गायों में भी हमने पढ़ा था, गायों में भी सेम ही था, लेकिन इन सब के आगे बफेलो लगाना पड़ेगा, जबकि उसमें गायों में जो वयस्क नर था उसे बुल कहा जाता था, और इसमें हो जाएगा बफेलो बुल। बफेलो, बफेलो बुल हो जाएगा। इसके बाद में जो वयस्क मादा उसे क्या कहा जाता, वयस्क मादा। तो वयस्क मादा ये हो जाएगी बफेलो। वयस्क मादा को क्या कहा जाता, बफेलो। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट नवजात, यानी कि जो बुलकाप होता, पहले गायों में हमने पढ़ा था कि जो नवजात 1 साल से नीचे के जो बछड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नवजात। तो 1 साल से नीचे उसे वो क्या हो जाएगा, बफेलो काप। नवजात, तो ये हो जाएगा 1 साल से नीचे। 1 साल से नीचे यानी कि बफेलो काप। बफेलो काप। इसके बाद में जवान नर उसे क्या कहा जाता है, बफेलो बुलकाप। नेक्स्ट हो जाएगा जवान नर, तो इसे क्या कहा जाता है, बफेलो बुलकाप। गायों में जो जवान नर था उसे कहा जाता था बुलकाप, और इसमें सबके आगे बफेलो लग जाएगा तो ये हो जाएगा बफेलो बुलकाप। बफेलो बुलकाप। इसके बाद में हो जाएगी जवान मादा। जवान
मादा। तो गायों में जवान मादा को क्या कहा जाता था? ईपर या टोगड़ी। इसमें हो जाएगा बफेलो। तो जवान मादा इसमें हो जाएगा बफेलो ईपर। तो सबके आगे सेम, ये इन सबके आगे क्या लग जाएगा? बफेलो लग जाएगा। तो जवान मादा हो जाएगी बफेलो ईपर। इसे ईपर या टोगड़ी भी कहा जाता है, बफेलो ईपर। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा जैसे इनको गाय भैंसों को रखने का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वही बारन बायरे या बाड़ा कहा जाता है। तो इनको जो रखने का स्थान है, रखने का स्थान, तो गाय भैंसों को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है? बारन बायरे या बाड़ा कहा जाता है। बारन बायरे या फिर क्या कहा जाता है? बाड़ा। बारन बायरे या फिर बाड़ा कहा जाता है। तो हम जो भैंसों की जो बेसिक शब्दावली है उसमें जो इनके जो बेसिक टॉपिक है वो एक एक करके नोट, तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो इनका जो हर्ड या समूह था, तो हर्ड का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा इनका समूह, जैसे झुंड होता है ना, ये हो जाएगा समूह। तो हमने गायों में भी पढ़ा था, जो गायों की जो बेसिक शब्दावली थी उसमें सब सेम ही था मैटर। बाकी इसमें इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर बफेलो लग जाएगा इन सबके आगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो स्ट्रेस में जो बोलना, स्ट्रेस में जो गाय भैंस यानी कि जो रंबाती है वो बेलोविंग रंबाना या ताव में आना या फिर पाड़े आना, तो स्ट्रेस में बोलना। स्ट्रेस में बोलना, ये क्या होता? जैसे गाय का रंबाना, ताव में आना, पाड़े आना, तो इसकी परिभाषा परिभाषा हो जाएगी रंबाना बेलोविंग। रंबाना इसे क्या कहा जाता है? बेलोविंग भी कहा जाता है। तो पशुपालन विभाग में जो रंबाना उसे कहा जाता है बेलोविंग। यानी कि रंबाना, पाड़े आना, ताव में आना या हीट में आना। ताव में आना या फिर हीट में आना। तो जो स्ट्रेस में जो गाय भैंस से जो रंबाती है उसे कहा जाता है बेलोविंग, यानी कि रंबाना, पाड़े आना या फिर ताव में आना। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा इनका जो गर्भ काल है, स्ट्रेस की जो अवधि है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें जो स्ट्रेस की अवधि है वो कितने दिन की रहती है? स्ट्रेस की अवधि, तो ये हो जाएगी गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में कितनी रहती है? 21 दिन की। तो जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में जो स्ट्रेस काल होता है इनका, वो स्ट्रेस की जो अवधि होती है वो होती है 21 दिन की। इसके बाद में इसके गर्भ काल के बारे में पढ़ेंगे। गर्भ काल, तो भैंस का गर्भ काल कितना होता? 10 महीने और 10 दिन, यानी कि 310 दिन के आसपास रहते हैं। इसमें 5 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 दिन कम भी हो सकते हैं। तो इसका जो गर्भ काल है वो हो जाएगा 310 महीने और 10 दिन। 10 महीने और 10 दिन, तो ये हो जाएगा 310 दिन के आसपास। इसमें कभी 5 दिन ज्यादा हो जाता है तो कभी 5 दिन कम हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में जो भैंसों में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है दांतों की संख्या। तो इसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32।
तो भैंसों के अंतर्गत जो दांतों की संख्या हो जाएगी 32। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इसमें जो भैंसों में जो बंध्याकृत नर होता, बंध्याकृत नर, इसे क्या कहा जाता है? बफेलो बुल्लोक। जैसे कि गायों में हमने पढ़ा था कि जो बंध्याकृत नर होता उसे वो बैल कहा जाता। इसके बाद में हो जाएगा बफेलो बुल। तो भैंसों में ये हो जाएगा बफेलो बुल। बफेलो बुल्लोक। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है भैंसों में, तो भैंसों में जो गुणसूत्र है, भैंसें भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिवर बफेलो और एक होती है स्वम्प बफेलो। जो रिवर बफेलो होती है वो अपने भारत में पाई जाती है, जो स्वच्छ जलीय भैंसें होती है। और जो स्वम्प स्वयं बफेलो होती है, जो कीचड़ वाली भैंस होती है, ये इंडोनेशिया, चीन, इस साइड विदेशों में पाई जाती है। तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है ये हो जाएगी, जो रिवर बफेलो है, ये रिवर बफेलो जो स्वच्छ जलीय भैंस है, ये अपने भारत में पाई जाती है, इसमें हो जाएगी 50। और जो स्वैम्प बफेलो होती है, इसमें हो जाएगी, इसमें दो कम होती है तो इसमें हो जाएगी 48। यानी कि जो स्वैम्प बफेलो यानी कि कीचड़ वाली भैंस है, और एक होती है रिवर बफेलो जो स्वच्छ जलीय भैंस होती है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, गाय और भैंसों का जो इसकी जो बेसिक शब्दावली है सेम ही मैटर है, बस इसमें सबके आगे बफेलो लग जाएगा, उसमें बफेलो नहीं था। बाकी इनमें गर्भकाल ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। गर्भकाल, दांतों की संख्या इसमें हो जाएगी 32। और जो स्ट्रेस की अवधि है वो 21 दिन की होती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब में। इसके बाद में स्ट्रेस से मैं बोलना ही हमने पहले भी गायों में पढ़ लिया था कि जो रंबाना, बेलोविंग का जो इनका टाइम होता है। इसके बाद में गुणसूत्र में जैसे भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रिवर बफेलो और एक होती है स्वम्प बफेलो। तो जो रिवर बफेलो है ये अपने स्वच्छ जलीय भैंस है जो अपने भारत में पाई जाती है। इनमें गुणसूत्र की जो संख्या वो हो जाएगी 50। और एक होती है स्वम्प बफेलो जो विदेशों में पाई जाती है, जैसे इंडोनेशिया, चीन, इस साइड। इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 48, 48। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे विश्व में जो सबसे ज्यादा भैंस है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा भैंस है वो अपने भारत के अंदर ही पाई जाती है। तो नोट करिए, विश्व में सबसे ज्यादा भैंस है कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में जो सबसे ज्यादा भैंस है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा भारत। यानी कि सबसे ज्यादा जो भैंस है वो अपने इंडिया के अंदर ही पाई जाती है। तो आपसे इसका परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट? तो ये हो जाएगा 52%। यानी कि 52% भैंसें अपने भारत के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पर पाई जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? तो विश्व के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा गाय है वो पाई जाती है ब्राजील के अंतर्गत। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा गाय है वो हो जाएगी ब्राजील में।
तो विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो गाय है वो पाई जाती है ब्राजील में, और विश्व में जो सबसे ज्यादा भैंस है वो पाई जाती है अपने भारत के अंतर्गत 52%। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा जो भैंसों में का उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ, तो हो जाएगा अपने इंडिया से। भैंसों का उद्भव, तो भैंसों का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये हुआ अपने इंडिया से, भारत से। भैंसों का उद्भव हुआ भारत से। इसमें इसके बाद में जो भैंस में जो प्रसव आना है यानी कि जो बियाना, उससे क्या कहा जाता है, तो भैंसों का प्रसव में आना है बियाना, इसे कहा जाता है काविंग। तो भैंसों का प्रसव में आना, भैंसों का प्रसव में आना, ये हो जाएगा काविंग, ये हो जाएगा काविंग। यानी कि भैंसों का जो प्रसव में आना, इसे कहा जाता है काविंग। आप अपनी देसी भाषा में इसे बोल सकते हो बयाना, यानी कि भैंसों का बियाना ये कहलाता है काविंग। इसके बाद में जो मैटिंग समागम की जो विधि होती है, तो इसके बाद में लिखिए बफन। बफन यानी कि बफन किसे कहा जाता है, तो जो अपने जो रिवर बफेलो होती है, जो स्वच्छ जलीय भैंस होती है, उसके मांस को कहा जाता है बफन। और जो संप बफेलो होती है, जो कीचड़ वाली भैंस है, उसके मांस को कहा जाता है काराबीप। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बफन क्या होता है, तो ये हो जाएगा रिवर बफेलो का मांस, यानी कि स्वच्छ जलीय भैंसों का मांस। रिवर भैंस के मांस को कहते हैं, यानी कि जो स्वच्छ जलीय भैंस है उसके मांस को कहा जाता है बफन। और इसके बाद में हो जाएगा का एक होता काराबीप। तो ये हो जाएगा जो कीचड़ वाली भैंस है उसके मांस को कहा जाता है काराबीप, यानी कि स्वैम्प बफेलो होती है, उसके मांस को कहा जाता है काराबीप के मांस को कहते हैं काराबीप। इसके बाद में जो अपने भैंस है इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो भैंसों को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। भैंस को ब्लैक डायमंड, यानी कि भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा भैंस है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो विश्व के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा भैंस है वो हो जाएगी अपने भारत में, कितने परसेंट, ये हो जाएगी 52%। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा गाय है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो गाय है वो पाई जाती है कहाँ पर, ब्राजील के अंतर्गत। इसके बाद में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंसों का उद्भव कहाँ से हुआ, तो भैंसों का जो उद्भव है हो जाएगा भारत से। और भैंसों का जो प्रसव में आना या बयाना, इसे कहा जाता है काविंग, ये हमने गायों में भी पढ़ा था। इसके बाद में बफन, भैंस दो प्रकार की होती है, जो रिवर बफेलो होती है उसके मांस को कहा जाता है बफन, और जो संप बफेलो होती है कीचड़ वाली भैंस, उसके मांस को कहा जाता है काराबीप। इसके बाद में भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भैंसों की बेसिक शब्दावली। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में हो जाएगा वेलोइंग। तो वेलोइंग किसे कहा जाता है, यानी कि भैंस द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना, उसे कहा जाता है वेलोइंग। तो भैंस के द्वारा जल में लेटना या कीचड़ में तैरना, जल में तैरना या कीचड़ में लेटना, उसे कहा जाता है वेलोइंग। भैंस के द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना। यानी कि भैंस के द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना, इसे पशुपालन विभाग में कहा जाता है वेलोइंग। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेलोइंग किसे कहा जाता। तो ये हो जाएगा भैंस के द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना। इसके बाद में जो गाय भैंस का जो औसत जीवन काल है वो कितना होता। तो गाय भैंस का जो औसत जीवन काल है वो हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा गाय व भैंस का औसत जीवन काल। यानी कि जो गाय और भैंस का औसत जीवन काल है वो कितना होता। तो गाय और भैंस अपने 15 से 20 साल इनका औसत जीवन काल होता। तो ये हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। यानी कि गाय और भैंस का जो औसत जीवन काल है वो हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। इसके बाद में भैंस का जो दूध है वो सफेद होता है, तो किसके कारण भैंस का दूध सफेद। तो ये हो जाएगा कैसिन के कारण। जबकि अपने गायों में पढ़ा था कि जो गायों के दूध के अंतर्गत जो हल्का पीलापन होता है वो किसके कारण होता। तो वो होता था कैरोटीन के कारण। और इसके अंतर्गत जो कैसिन है वो उसके कारण भैंसों का दूध क्या होता है, सफेद होता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कैसिन क्या होता। तो कैसिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, भैंस के दूध का सफेद रंग इसी के कारण होता है। भैंस के दूध का सफेद रंग इसी कारण होता है। यानी कि जो कैसिन होता है इसके कारण भैंस का दूध क्या होता है, सफेद होता। जबकि जो गायों में जो कैरोटीन के कारण गायों का दूध क्या होता था, पीला होता था। इसके बाद में आपसे इसका मध्य चक्कर या स्ट्रेस चक्कर पूछा जा सकता है। तो ये कितने दिन का होता है, 21 दिन का। और जो मध्य काल या फिर स्ट्रेस काल है वो होता है 1 दिन का। तो नेक्स्ट मध्य चक्कर या स्ट्रेस चक्कर, मध्य चक्कर या फिर स्ट्रेस चक्कर, ये होता है 21 दिन का। इसके बाद में होता है मध्यकाल या स्ट्रेस काल। तो ये जो मध्यकाल या स्ट्रेस काल है ये होता है 1 दिन का। 1 दिन का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भैंसों का जो मध्य चक्कर है या स्ट्रेस चक्कर है वो कितने दिन का होता है। तो हो जाएगा 21 दिन का। और इनका जो स्ट्रेस काल या मध्य काल है वो हो जाएगा 1 दिन का। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा भैंस में जो स्ट्रेस चक्कर की अवधि है वो होती है 21 दिन की। स्ट्रेस चक्कर की अवधि, तो भैंसों के अंतर्गत जो स्ट्रेस चक्कर की अवधि वो होती है 21 दिन की। इसके बाद में भैंस में जो मध्यकाल की अवधि है, भैंस में
मध्यकाल की अवधि। तो भैंसों के अंतर्गत जो मध्यकाल की अवधि है वो होती है कितनी, 12 से 24 घंटे की। मध्यकाल की अवधि ये हो जाएगी 12 से 36 घंटा। तो यहाँ तक ये नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये है भैंसों की बेसिक शब्दावली। तो भैंसों में जो वेलोइंग आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेलोइंग क्या होता। तो भैंस के द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना ये कहलाता है वेलोइंग। इसके बाद में गाय और भैंस का जो औसत जीवन काल है वो होता है 15 से 20 वर्ष। और भैंस का जो दूध है वो सफेद होता है, किसके कारण, केसिन के कारण। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भैंसों का जो मध्य चक्र है या ईस्टर चक्र है वो कितने दिन का होता है। तो ये हो जाएगा 21 दिन का। इसके बाद में मध्यकाल या स्ट्रेस काल ये होता है 1 दिन का। और जो स्ट्रेस की अवधि है वो होती है 21 दिन की। और भैंस में जो मध्यकाल की अवधि है वो होती है 12 से 36 घंटे की। इसमें क्या होती है, मध्यकाल की अवधि होती है। इसके बाद में नेक्स्ट, इनमें जो भैंसों में जो यौनारंभ है वो कब से स्टार्ट होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंसों में जो यौनारंभ है, भैंस में यौनारंभ की अवधि। तो भैंस में जो यौनारंभ की अवधि है वो कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगी 24 से 36 माह। ये हो जाएगा 24 से 36 माह। यानी कि 2 या 3 साल के बीच में जो भैंसों का यौनारंभ है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें भैंस के बछड़े में जो बंध्याकर्त की आयु कितने माह की होती है। भैंस के बछड़े में बंध्याकृत की, भैंस के बछड़े में बंध्याकृत की आयु। तो भैंस का जो बछड़ा होता है उसमें जो बंध्याकृत की आयु वो होती है 8 सप्ताह। ये हो जाएगी 8 सप्ताह। यानी कि 2 महीने के आसपास। यानी कि जो भैंस का जो बछड़ा उसमें बंध्याकृत की जो आयु है वो होती है 8 सप्ताह, यानी कि 2 महीने के आसपास। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा भैंस का जो औसत तापमान है वो कितना होता है। भैंस का तापमान ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 डिग्री 0.5 फ़ारेनहाइट। यानी कि 101.5 फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, भैंस का तापमान होता है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में इसकी पूछा जा सकता है कि भैंस की नाड़ी दर क्या है, श्वसन दर क्या है। तो जो भैंस की जो नाड़ी दर है, भैंस की नाड़ी दर, भैंस की जो नाड़ी दर है वो जाएगी 40 से 45। और इस भैंस में जो श्वसन दर है वो हो जाएगी आपके 8 से 18। तो भैंस में जो श्वसन दर है वो हो जाएगी 8 से 18। और नाड़ी दर हो जाएगी भैंसों में नाड़ी दर 40 से 45। और श्वसन दर हो जाएगी 8 से 18। हमने गायों में पढ़ा था कि जो गायों में जो नाड़ी दर है वो कितनी होती है, तो गायों के अंतर्गत नाड़ी दर होती है 40 से 50। और जो श्वसन दर है वो होती है 20 से 25। तो आपसे भैंसों की नाड़ी दर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैंसों की नाड़ी दर क्या है, श्वसन दर क्या है। इसके बाद में आपसे
पूछा जा सकता है कि जो सभी सभी भैंसों के अंतर्गत सबसे ज्यादा दूध में वसा किस भैंस में पाई जाती है। तो ये हो जाएगी बदावरी के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा इसके दूध में वसा पाई जाती है, ये 12 से 14% के आसपास है। और जो बदावरी नस्ल की जो भैंस है वो यूपी की है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभी भैंसों में सबसे ज्यादा दूध में वसा। तो सभी भैंसों के अंतर्गत सबसे ज्यादा दूध में वसा किसमें पाई जाती है? बदावरी में। कितनी पाई जाती है? 12 से 14%। यानी कि 12 से 14% इसके दूध में वसा पाई जाती है। और ये बदावरी नस्ल की जो भैंस है ये कहाँ की है? यूपी की। तो ये नस्ल कहाँ की है? यूपी की है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नस्ल की भैंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा दूध में वसा पाई जाती है। तो ये जो होगी बदावरी। तो एक बार ये वापस सब टॉपिक को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो बफेलो ब्रीड्स है उसका क्लासिफिकेशन। तो बफेलो ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन 7 प्रकार से किया गया, जिसमें सबसे पहले उनके किंगडम, पाइलम, संघ, क्लास, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इन सब में जो इसका जो वंश है वो हो जाएगा बुबेलस, और जो इसकी जाति है वो हो जाएगी बुबेलस बुबेलस। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भैंसों की शब्दावली। तो भैंसों की शब्दावली के अंतर्गत जो भैंसों में वयस्क नर है उसे क्या कहा जाता? तो भैंसों में जो वयस्क नर है इसे कहा जाता बफेलो बुल, या और अपनी जो देसी भाषा के अंतर्गत इसे कहा जाता पाडा। इसके बाद में जो वयस्क मादा होती है उसे कहा जाता बफेलो। और इसके अंतर्गत जो नवजात होता, जो काप होता है उसे कहा जाता है बफेलो काप, जो जिसकी जो एज है वो होती है 1 साल से नीचे। और इसमें जो जवान नर है उसे कहा जाता है बफेलो बुलकाप। और जवान मादा को कहा जाता है बफेलो ईपर। और भैंसों को इनको रखने का जो स्थान है उसे कहा जाता है बारन, बायरी या फिर बाड़ा कहा जाता। और इनका जो समूह है उसे कहा जाता है हर्ड। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो इसकी जो स्ट्रेस में जो बोलना उसे क्या कहा जाता है? रंबाना, पाले आना, ताव में आना या फिर हीट में आना। इसके बाद में स्ट्रेस की जो अवधि है वो हो जाएगी 21 दिन की। और इसका आपसे एग्जाम में इसका गर्भकाल पूछा जा सकता है कि भैंस का गर्भकाल कितना, तो ये हो जाएगा 10 महीने और 10 दिन, यानी कि 310 दिन। इसमें कभी ±5 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 दिन कम भी हो सकते हैं। इसके बाद में आपसे दांतों की संख्या पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगी 32। इसमें जो बंध्या करते नर है उससे कहा जाता है बफेलो बुल्लोक। इसके बाद में भैंसों में गुणसूत्र भी पूछा जा सकता है। तो भैंसें 2 प्रकार की होती है, एक तो रिवर बफेलो होती है जो स्वच्छ जलीय भैंस है, उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 50। और एक होती है स्वयं बफेलो यानी कि कीचड़ वाली भैंस, उसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या होती है 48-48। इसके बाद में विश्व में जो सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगी भारत के अंतर्गत 52%। और विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, तो ये ब्राजील के अंतर्गत विश्व में सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है। और भैंसों का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो इनका जो उद्भव हो अपने भारत से हुआ। भैंसों का प्रसव में आना ब्याना इसे कहा जाता है काविंग। इसके बाद में रिवर भैंस के मांस को बफन कहा जाता। और अपने जो स्वयं भैंस के मांस से जो कीचड़ वाली भैंस है इसके मांस को कहा जाता है काराबीप। भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में वेलोइंग। वेलोइंग क्या होता है, तो ये भैंस के द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना, ये कहलाता है वेलोइंग। गाय व भैंस का जो औसत जीवन काल है इनका होता है 15 से 20 साल। भैंस के दूध का जो सफेद होना है किसके कारण होता है? ये होता है कैसिन के कारण। इसका जो मध्य चक्कर है, स्ट्रेस चक्कर है, ये होता है 21 दिन का।
जबकि भैंस का जो मध्यकाल या स्ट्रेस काल ये होता है 1 दिन का, यानी कि 12 से 24 घंटे का होता है। इसके बाद में इनकी जो स्ट्रेस की अवधि है वो हो जाएगी 21 दिन की। और भैंस में जो मध्यकाल की अवधि है वो होती है 12 से 36 घंटे। इसके बाद में हमने पढ़ा था भैंस में जो यौनारंभ की अवधि, यानी कि जो उनका यौनाकाल हो कब से स्टार्ट होता है, तो ये होता है 12 से 36 माह, यानी कि 2 और 3 साल के बीच में भैंस जवान हो जाती है, उनका उसका जो यौनारंभ वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में भैंस के बछड़े में जो बंध्या करके आएगा वो हो जाएगी 8 सप्ताह, यानी कि 2 महीने के आसपास। इसके बाद में आपसे एग्जाम में भैंस का तापमान पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैंस की जो नाड़ी दर है वो होती है 40 से 50। और भैंस की जो श्वसन दर है वो होती है 8 से 18। इसके बाद में सभी भैंसों में जो सबसे ज्यादा दूध में वसा है वो बदावरी नस्ल की भैंस है, उसके अंतर्गत पाई जाती है। ये होती है 12 से 14%। और जो बदावरी नस्ल की भैंस है ये यूपी के अंतर्गत सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आज जो भैंसों की जो शब्दावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कल पढ़ेंगे भैंसों की नस्लों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।